हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो सेल डिवीज़न है वो क्यों होता है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखते हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो वो कभी ना कभी एक सिंगल सेल हुआ होगा, राइट। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो जाइगोट से बनता है। और जाइगोट किससे बनता है? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट से। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और फाइनली ये जो जाइगोट होता है ये एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब एक सिंगल सेल वाला जाइगोट, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल होता है, राइट, यहाँ इसके पास एक सेल होता है। ये एक सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है जिसके पास के मिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस तरह से होता है? एक सेल से बहुत सारे सेल का बनना, ये फेनोमेनन होगा सेल डिवीज़न के थ्रू। मतलब एक सेल डिवाइड होके इतने सारे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसे होता है? मान लो ये एक सेल है जो कि एक मदर सेल है, ये फाइनली क्या करेगा? खुद को डिवाइड करेगा और एग्जैक्टली इसी के तरह दो सेल बना देगा। और इन दोनों सेल को हम क्या बोल देंगे? इसके डॉटर सेल बोल देते हैं। जैसे कि आप एमीबा में 10th में पढ़े होंगे कि एमीबा क्या करता है? बाइनरी फिशन के थ्रू अपने आप को दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होंगे ये एग्जैक्ट कॉपी होंगे इसके मदर सेल के। मदर सेल के पास जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, जैसे कि जिस तरह का इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है या जैसे जैसे प्रोटीन्स होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो सारा कुछ इन डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट होंगे इस मदर सेल के अंदर, हमें क्या करना होगा? इस मदर सेल को सबसे पहले इसका डुप्लीकेशन करना होगा। डुप्लीकेशन करेगा तब जाके तो ये डॉटर सेल्स में दोनों सेम इक्वल चीज़ डिवाइड कर पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट। अगर इसके पास मदर सेल के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल को इसको दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड करना है, तो ये तो वो नहीं कर सकता ना कि इस डीएनए मॉलिक्यूल का आधा इसको कट करके एक सेल में वो दे देगा और दूसरा हाफ कट करके दूसरे सेल में दे देगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें पूरा डीएनए मॉलिक्यूल एक सेल को रेगुलेट करने के लिए चाहिए। इस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल का इस सेगमेंट में जो जीन प्रेजेंट होगा या फिर जो हिस्सा होगा जो कि सेल रेगुलेशन में हेल्प कर रहा होगा, वो दोनों ही सेल को चाहिए। ये ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक डीएनए मॉलिक्यूल को आपने हाफ कर दिया और एक सेल में दे दिया और दूसरे हाफ को दूसरे सेल में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी वजह से क्या करना पड़ता है सेल को? उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जितना भी डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, जो प्रोटीन्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उन सब का वो डुप्लीकेशन करेगा सबसे पहले और उसके बाद वो डिवाइड करेगा दोनों सेल में और इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सारे जो सीक्वेंशियल इवेंट्स होंगे, एक मदर सेल डॉटर सेल में डिवाइड हुआ और फिर से ये डॉटर सेल डिवाइड होगा और ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाने के लिए, राइट। तो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है, एक सेल का बनना, उसके बाद कुछ इवेंट होगा इसके अंदर जहाँ पे कि सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, इसके जीनोम का डुप्लीकेशन होगा और उसके बाद फिर से ये खुद डिवाइड करेगा। ये सीक्वेंशियल इवेंट को हम क्या टर्म करते हैं? इसे सेल साइकिल बोलते हैं। मतलब सेल एक साइक्लिकल इवेंट के थ्रू जा रहा है और खुद को क्या कर रहा है? फिर से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जो न्यू सेल बना ये फिर से क्या करेगा? वही काम करेगा, डुप्लीकेशन करेगा सबसे पहले और उसके बाद फिर से कुछ दो डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेल साइकिल क्या है? एक साइक्लिकल इवेंट है जिसके थ्रू की हर सेल जाता है। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल साइकिल। अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझने का कोशिश किया, अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। So cell cycle is the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cell and is termed as cell cycle. इसका मतलब क्या हुआ? जो सेल्स होता है वो खुद को डुप्लीकेट करेगा, राइट। जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं उनका डुप्लीकेशन होगा। सबसे पहला डुप्लीकेशन यहाँ पे जीनोम का लिखा हुआ है। जीनोम क्या होता है? जितने भी डीएनए कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम
सारा डीएनए कंटेंट मिला के हम उसको जीनोम बोल देते हैं। डीएनए का डिवीजन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, और भी कई सारे प्रोटीन्स का डुप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड फेनोमेनन। ये जो भी सेल डिवीजन है एंड सेल साइकिल है, मतलब सेल का डिवाइड होना, और ये जो साइक्लिकल इवेंट चल रहा है सेल के अंदर, जिसके अंदर कि वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है, अपने सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन कर रहा है, ये सारा कुछ जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं कोई भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, जो जाइगोट होता है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है थ्रू सेल डिवीज़न, मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा सेल डिवीज़न के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म भी फिर से रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। इसके रिप्रोडक्शन के लिए भी इसके अंदर के जो गैमेट सेल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो गैमेट सेल्स के प्रोडक्शन होने के लिए इसके अंदर जो गैमेट मदर सेल्स होते हैं उनमें डिवीज़न होगा। तो इस तरह से सेल डिवीज़न क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में भी हेल्प करता है और उसके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि किस तरह से एक गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने क्लियर नहीं किया है इसको, आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीज़न किस तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये जो साइक्लिकल इवेंट सेल के अंदर हो रहा है, ये कौन कौन से फेजेस में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसको समझते हैं। So duration of cell cycle vary from organism to organism and cell to cell। जो भी सेल साइकिल है, सेल साइकिल का मतलब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद ये जो सेल है ये कुछ फेजेस के थ्रू जाएगा। जैसे कि ये छोटा सा सेल बना होगा डॉटर सेल, अब ये एनलार्ज होगा, इसका ग्रोथ होगा इस सेल का, इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, जो जीनोम है इस सेल के अंदर वो खुद डुप्लीकेट होगा, जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका डुप्लीकेशन होगा, और फाइनली ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये जो साइक्लिकल इवेंट है, ये कितना टाइम लगता है एक सेल को डिवाइड होने में या ये सेल साइकिल कंप्लीट करने में, ये हर एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करेगा, और सेल टू सेल भी वेरी करेगा। मतलब आपके मसल सेल को डिवाइड होने के लिए जितना टाइम लगेगा वो ज़रूरी नहीं है कि स्किन सेल को डिवाइड होने के लिए भी एग्जैक्टली उतना टाइम ही लगे, ओके। और जितने भी आप सेल टाइप के बारे में जानते हैं, एक्सेप्ट फॉर द सेल्स जो कि डिवाइड नहीं करते, जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स होते हैं, इनको छोड़ने के बाद बाकी जितने भी सेल हैं उनका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, जो ईस्ट होते हैं वो सेल साइकिल 90 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक टिपिकल ह्यूमन सेल, अगर एवरेज ह्यूमन सेल के बारे में हम बात करें तो उसको डिवाइड होने के लिए 24 आवर लगता है, एवरेज लगता है। वो सेल टू सेल फिर से वेरी करेगा, एपिथेलियल सेल अलग टाइम में डिवाइड करेंगे, ओके। जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका एक अलग लाइफ टाइम होता है, तो ये सब कुछ वेरी करता है। नेक्स्ट क्या है, जो सेल साइकिल होता है उसको हम 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है इंटरफेज और दूसरा स्टेज है एम फेज, और इसे एम फेज को क्या बोल देते हैं, माइटोटिक फेज बोल दिया जाता है। तो ये जो साइक्लिकल इवेंट्स चल रहे हैं इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड कर लिया और 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और ये वो फेज होता है जब सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन होने के लिए। किस तरह से सेल खुद को प्रिपेयर करेगा, इस इंटरफेज में सेल क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है। सबसे पहले एक छोटा सा सेल प्रोड्यूस हुआ होता है, अब ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, साइज में खुद को इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, डिवीजन से पहले की बात है, तो हम जानते हैं डिवीजन से पहले क्या काम होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया होगा सेल के अंदर, सो दैट कि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए 2 डॉटर सेल्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो सबसे पहला काम इंटरफेज में क्या हुआ, ये ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा, ये जितने भी ऑर्गेनेल उसके अंदर होंगे उन सारों को ये डुप्लीकेट करेगा, ओके, इन एन ऑर्डरली मैनर। ऐसा नहीं है कि अभी अगर सेल का ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो रहा है या ग्रोथ चल रहा है तो उसी टाइम पे ही डीएनए का सिंथेसिस भी हो रहा है या डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो रहा है। ये सारा इवेंट्स जो होते हैं ऑर्डरली मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट फेज
एम फेज होता है। और एम फेज में क्या है, ये एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज है। इस फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन। ओके, सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होने के बाद अगेन 2 डॉटर सेल में प्रोडक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक एक फेज के बारे में, अगेन हम बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है सेल साइकिल के लिए देखते हैं। सेल साइकिल को इस तरह से एक सर्कुलर फिगर में इसने समझाने का कोशिश किया है। तो इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फेज जो है ये है आपका इंटरफेज, और इंटरफेज को फर्दर इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके बारे में कि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा G1, उसके बाद S, और उसके बाद हो गया G2 फेज। और इसके बाद फाइनली जो सेल डिवीजन का स्टेज है इसको हम क्या बोल देते हैं, एम फेज बोल देते हैं, या फिर माइटोटिक फेज हम बोलते हैं। माइटोटिक फेज के बारे में हमने क्या देखा था, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट है उसका डिवीजन होगा, राइट। इसका मतलब जो डीएनए है उसका डिवीजन, या फिर जो क्रोमोसोम है उनका डिवीजन होगा। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये साइटोकाइनेसिस, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। और ये फर्दर 4 स्टेजेस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पर्पल कलर में, ये है कैरियोकाइनेसिस। इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन हो गया। अब ये एक सेल था, ये 2 सेल में फिर से कन्वर्ट हो गया। फिर से ये सेल क्या कर रहा है, ये फिर से अगेन वही सेम साइक्लिकल इवेंट को रिपीट कर रहा है। मतलब फिर से ये G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में जाएगा, एंड अगेन ये सेल क्या करेगा, M फेज में जाएगा, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा इस सेल में, और फिर से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, G0 फेज। G0 फेज क्यों होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम जब G1 फेज के बारे में स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। तो चलिए इससे आगे बात करते हैं इंटरफेज के बारे में। सो इंटरफेज अभी हमने बात किया, 3 फर्दर फेजेस में डिवाइडेड हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सो G1 फेज में क्या होता है, ये वो फेज है सेल का जो कि माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का स्टेज है। हमने क्या देखा, G1 फेज के बाद आता है S फेज, ओके। और G1 फेज से पहले कौन सा स्टेज हुआ होता है, साइटोकाइनेसिस हुआ होता है सेल का, मतलब M फेज कंप्लीट होता है, राइट। तो M फेज और S फेज के बीच में जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं G1 फेज। G1 फेज का एक्चुअल नाम क्या होता है, इसे बोला जाता है गैप 1। ये है गैप 1 फेज। और इस फेज में क्या होगा, सेल का ग्रोथ होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका सिंथेसिस होता है। तो इस फेज में सारा ग्रोथ होगा और बाकी जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनका सिंथेसिस होगा, लेकिन जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन इस स्टेज में नहीं होता है। डीएनए डुप्लीकेट होता है एस फेज में, ओके। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि G1 फेज, इसको गैप 1 फेज बोला जाता है। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अपना सारा एक्टिविटी परफॉर्म करता है अपने अंदर, और ये ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करते हुए ये क्या करेगा, अपना साइज भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इसका डीएनए का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं होगा। हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था, यहाँ पे एक G0 स्टेज आता था। तो G0 स्टेज क्या होता है, चलिए समझते हैं। जो भी सेल, मान लो कुछ ऐसे सेल्स हैं फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन सेल क्या करते हैं, वो अगेन डिवीजन नहीं करते, जितना एक बार बन चुका होता है उतना ही रहता है बॉडी में। तो ये न्यूरॉन सेल क्या करते हैं, ये हमेशा G1 फेज में ही रहेंगे, क्योंकि इनको अभी डिवाइड करना नहीं है। तो डिवाइड अगर नहीं करना है तो वो S फेज में जाएंगे, क्योंकि S फेज वो स्टेज होता है जहाँ पे कि जो डीएनए कंटेंट है उसका डुप्लीकेशन होता है। तो इसीलिए ये सेल्स क्या करते हैं, जिनको डिवाइड नहीं करना है वो G1 फेज में ही रह जाते हैं, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, सारे फंक्शन करते रहेंगे जो एक नॉर्मल सेल करता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब आगे प्रोसीड नहीं होगा इनका सेल साइकिल। तो इन सेल को जो कि कंटिन्यूसली G1 फेज में है, उन सेल्स को वो स्टेज जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, G0 स्टेज बोलते हैं। मतलब G1 बोलने के बजाय हम बोल रहे हैं कि वो जो सेल्स हैं वो G0 स्टेज में प्रेजेंट है। तो G0 स्टेज क्या होता है, इट इज द फेज वेयर द सेल एग्जिट
from the cell cycle and remains in an metabolically active state but no longer proliferate. proliferate का मतलब डिवाइड करना। ये वो स्टेज है जहाँ की सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज में रहेगा, लेकिन इसका डिवीज़न नहीं होगा। इसको हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही स्टेज में कंटिन्यूसली रहने लगता है। नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं, एस फेज। हम जानते हैं एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए अपना अमाउंट जो है वो डबल कर देता है। तो एस फेज को क्या बोला जाता है? एक्चुअली ये सिंथेसिस फेज है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। नेक्स्ट क्या है, इस फेज में और क्या काम हो रहा है? यहाँ पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। आप जानते हैं सेल में आपने पढ़ लिया है सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, और एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक सेंट्रियोल था, यहाँ पे हमें 2 सेंट्रियोल बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ए सेल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। जितना भी डीएनए होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए का अमाउंट क्या होगा इस एस फेज में? डबल हो जाएगा। और डबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एज इट इज रहता है। मतलब अगर आप बात करो कि सबसे पहले एक सेल में मान लो डीएनए जो है वो 2C अमाउंट में था, ये मैंने अमाउंट में डिनोट किया है 2C मतलब कंसंट्रेशन। जैसे ही एस फेज कंप्लीट हुआ, इस डीएनए का क्या होगा? डुप्लीकेशन हुआ होगा, और ये अमाउंट जो है वो डबल होके कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। और आप जानते हैं जो क्रोमोसोम होता है उनका नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं? अगर वो हैप्लॉइड है तो N लिखते हैं, और डिप्लॉइड है तो फिर 2N लिखते हैं। तो जैसे ही अगर मान लो डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया तो वो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर उस डिप्लॉयड इंडिविजुअल में 2N ही रहेगा। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मान लो ये इस तरह का एक क्रोमोसोम था। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? इसके अंदर अभी बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट होंगे, डीएनए का बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब क्या हो रहा है, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब इस तरह से डीएनए डबल हो जाएगा, इसके अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, ये भी तो एक ही क्रोमोसोम है, भले ही इसका क्रोमाटिड डबल हो गया है, लेकिन जो क्रोमोसोम है इसका नंबर सेम ही रहेगा। तो यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर डीएनए डबल हो रहा है तो इसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल नहीं होता, एज इट इज सेम ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन दिस स्टेज। डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा होगा? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होगा, और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं G2 फेज के बारे में, और G2 फेज को हम क्या बोल सकते हैं? इसे गैप 2 फेज बोल सकते हैं। ये वो टाइम इंटरवल है जो कि एस फेज और एम फेज के बीच में आता है। आप जानते हैं एम फेज में एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस होगा सबसे पहले, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा। और G2 फेज में क्या होगा, यहाँ पे जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में स्टार्ट हुआ था वो G2 फेज में आके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सेल का जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। G2 फेज में आते आते आपको क्या देखने को मिलेगा? अभी तक जो डीएनए है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका होगा, राइट? डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका होगा। उसके बाद क्या हो रहा होगा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, सेल का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली चलता चलेगा। जो भी प्रोटीन फर्दर एम फेज में ज़रूरत होंगी माइटोटिक फेज में, जबकि सेल को एक्चुअल में डिवाइड करना है, वो सारे प्रोटीन का सिंथेसिस इसी G2 फेज में कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था इंटरफेस के बारे में जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एम फेज के बारे में और एक्चुअल सेल डिवीज़न के बारे में। सेल किस तरह से डिवाइड होता है, आपने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, आपको आइडिया होगा, और वही सारे जो माइटोसिस एंड मियोसिस होते हैं वो एक्चुअली एम फेज के पार्ट्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और किस तरह से ये सारे एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।